नमस्कार। अगली जो प्रमुख न्यूज़ है वो है कि 5 राज्यों की विधानसभाओं के जो आम चुनाव हैं उनके कार्यक्रम जो हैं चुनाव आयोग ने घोषित किए हैं। ये जो है 15 मार्च को घोषित किए हैं। 4 राज्य और एक है यूनियन टेरिटरी। 4 तो हैं स्टेट और एक है यूनियन टेरिटरी, इनके चुनाव होने हैं। इसके अलावा कुछ उपचुनाव भी हैं 8 विधानसभा सीटों पर, जो 6 राज्यों की, वहाँ पर जो है बाई इलेक्शंस हैं। जैसे ही चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होती है उससे संबंधित क्षेत्र के अंदर जो है आदर्श आचार संहिता जो है वो तत्काल प्रभाव से लागू हो जाती है। ये जो चुनाव हैं वो 3 दिन होंगे। एक तो अप्रैल के अंदर होने 9 अप्रैल को, फिर जो है वो 23 अप्रैल को, और एक है 29 अप्रैल को। तो 9 अप्रैल को जो चुनाव होंगे वो होंगे 3 जगह पे, असम, केरल और पुदुचेरी। तो 23 अप्रैल को जो चुनाव होने हैं वो है तमिलनाडु के अंदर। और पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनाव होंगे वो 2 चरणों में होंगे, वो 23 और 29 दोनों अप्रैल को होंगे। तो बाकी सब में चुनाव जो हैं एक चरण में होने हैं, चाहे वो केरल हो, चाहे वो पुदुचेरी हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो तमिलनाडु हो। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनाव हैं वो 2 चरणों में हो रहे हैं। पहला चरण जो है 23 अप्रैल को है और दूसरा चरण जो है 29 अप्रैल को है। पिछली बार जो है पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव जो है वो 8 चरणों में हुआ था, लेकिन इस बार जो है मात्र 2 चरणों में ही हो रहा है। इन सब के चुनाव जब हो जाएंगे 29 अप्रैल तक, उसके बाद में आगे जो है 4 मई को यहाँ पर जो है मतगणना की जाएगी और 6 मई तक चुनाव की जो है प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। इन राज्यों में कुल जो है 824 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो गए और इन चुनावों में कुल मिलाकर 17.4 करोड़ मतदाता जो हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के पास जो है सबसे बड़े मतदाता हैं। पश्चिम बंगाल में 6.44 करोड़ के आसपास और तमिलनाडु में 5-6-7 करोड़ के आसपास। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने जो है 2.18 लाख से अधिक जो है मतदान केंद्र बनाए हैं और लगभग 25 लाख चुनाव अधिकारियों को तैनात किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल जो है 7 मई, तमिलनाडु का 10 मई, असम का जो है 20 मई और केरल का जो है 23 मई को समाप्त हो रहा है। यानी लगभग इनके चुनाव जो है पिछली सरकारों के जो कार्यकाल है वो मई के अंदर जो है समाप्त हो रहे हैं। इसके अलावा 6 राज्यों के अंदर जो है वो 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हुए हैं और ये उपचुनाव जो है 9 अप्रैल और 23 अप्रैल को होने हैं। इनके साथ ही होने हैं क्योंकि 9, 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं। तो इन 2 दिनों में जो है 8 सीटों पर जो है 6 राज्यों की 8 सीटों पर जो है उपचुनाव भी होंगे। उपचुनाव कहाँ कहाँ होंगे? तो पोंडा सीट है गोवा की पोंडा, 2 शब्दी गोवा में, 2 शब्दी पोंडा में, याद आसानी से रह जाएगा, गोवा पोंडा। कर्नाटक की सीट है बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण। तो कर्नाटक, कान से अपन जो है बगल की बातें सुनते हैं ना, तो इसे याद रह जाएगा अपने को कि कर्नाटक की सीट है बागलकोट और एक है दावणगेरे दक्षिण। नागालैंड की जो है वो है कोरीडांग। ये अपने आप में शब्द ही बता रहा है कि ये नागालैंड जैसा ही है, नागालैंड की कोरीडांग। त्रिपुरा की जो सीट है वो है धर्मनगर। त्रिपुरा भगवान है, शिव से संबंधित है और शिव को आप धर्म से याद करके धर्मनगर जो है याद कर सकते हैं। उसके बाद में गुजरात और महाराष्ट्र की जो सीटों पर उपचुनाव होंगे वो 23 अप्रैल को होंगे। तो गुजरात की सीट जो है वो है उमरेठ और महाराष्ट्र की जो है वो है राहुरी बारामती। तो रात को हमें जो है आराम करना चाहिए, इससे हमारी उम्र बढ़ती है। तो इसे याद रह जाएगा, गुजरात, उमरेठ, रात और उम्र को जोड़ देना। और महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्र आ रहा है, राष्ट्र से राहुरी याद हो जाएगा, राष्ट्र, राहुरी और बारामती ये याद हो जाएंगे। तो महाराष्ट्र के अंदर जो बारामती विधानसभा सीट है ये 28 जनवरी को जो है विमान दुर्घटना में वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री थे अजित जी कुमार, उनके निधन के बाद में खाली हो गई थी, इसलिए वहाँ पर बारामती में बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। इसके अलावा जो राहुरी विधानसभा सीट है अहिल्यानगर जिले के अंदर पड़ती है महाराष्ट्र के,
उस सीट पर भी भाजपा के विधायक जो हैं शिवाजी राव करदिले, इनका निधन हो गया था। इसके बाद में वो सीट खाली थी और अब जो है 23 अप्रैल को यहाँ पर बाई इलेक्शंस होंगे। तो ये थी प्रमुख जो है 5 राज्यों के अंदर चुनाव वाली बात। तो एक बार मैप में देख लेते हैं कि ये 5 राज्य जो हैं कौन कौन से हैं। तो 2 तो ये हैं, एक असम और वेस्ट बंगाल। उसके बाद में 2 सबसे नीचे हैं, केरल और तमिलनाडु। और एक जो है पुदुचेरी। पुदुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है वो 3 राज्यों के अंदर है। एक जगह पर पुदुचेरी नहीं है, उसके 4 स्थान हैं। एक तो है यनम, एक है पुदुचेरी, एक है कराईकल और एक है माहे। माहे जो है वो केरल के अंदर पड़ता है और यनम जो है वो आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है और पुदुचेरी और कराईकल जो है वो तमिलनाडु के अंदर है। तो इस प्रकार पुदुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है वो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु और केरल 3 राज्यों के अंदर जो है घिरी हुई है, फैली हुई है। इसके बाद यहाँ पर जो है चुनाव जो है कितनी सीटों पर हो रहे हैं, कहाँ कहाँ हो रहे हैं, इसको भी थोड़ा याद करना है। तो चुनाव जो हैं वो मुख्य रूप से 3 दिन हो रहे हैं, 9 अप्रैल, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को। यहाँ पर जो असम, केरल और पुदुचेरी, यहाँ के चुनाव जो है 9 अप्रैल को हो रहे हैं, एक ही चरण में संपन्न हो रहे हैं। और 23 अप्रैल को जो चुनाव हो रहे हैं वो हो रहे हैं तमिलनाडु के अंदर। और सबसे बड़ा राज्य जो है वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर चुनाव जो है वहाँ 2 चरणों में हो रहे हैं और 23 और 29 दो दिन होंगे। अब जो है इसके अंदर कितनी कितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, तो असम के अंदर 126 सीटों पर और केरल के अंदर जो है 140 सीटों पर और पुदुचेरी के अंदर जो है 30 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर 23 अप्रैल को चुनाव हो रहे हैं। तो 23 के आगे 4 लगा दो, 23 के आगे 4, तो तमिलनाडु के अंदर सीटें कितनी हैं, 234। इसी प्रकार जो है वेस्ट बंगाल के अंदर 23 और 29 अप्रैल को हो रहे हैं एंड फाइनल 29 अप्रैल को हो रहे हैं। तो 29 के आगे 4 लगा दो, यानी वेस्ट बंगाल के अंदर जो सीटें हैं वो विधानसभा की सीटें कितनी है, 294। उसके बाद इस 4 से आपको याद रखना है कि यहाँ 4 लगाया था, तो 4 से याद रखना है कि 4 मई को आगे जगह मतगणना होने वाली है। और असम का अलग से याद रखना है 126 और असम का ये 6 दूनी 12, 12 6 × 2 12, ये हो जाएगा 6 × 2 12। और केरल का 40 और 40 से 10 कम जो है 30, पुदुचेरी का केवल 30 है। इस प्रकार से यहाँ पर चुनाव संपन्न होंगे। ये पुदुचेरी वाली बात अपने कर ही ली कि यनम है, ये पुदुचेरी है और ये कराईकल है और ये माहे जो है, इन चारों जगहों को मिलाकर जो है अपनी पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी का निर्माण होता है। अब जो है यहाँ पर विधानसभा के साथ साथ राज्यसभा के भी चुनाव हैं और ये राज्यसभा के चुनाव जो हैं मार्च 2026 के अंदर संपन्न हो गए। और ये जो हैं देश भर में 37 सीटों पर जो हैं चुनाव हैं, क्योंकि राज्यसभा के अंदर कभी भी पूरी सीटों पर एक साथ चुनाव नहीं होते हैं। यहाँ पर सिस्टम ये होता है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो हैं 1/3 सदस्य जो हैं सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह नए सदस्य जो हैं चुन लिए जाते हैं। और ये जो इलेक्शंस होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो इसमें जो है ये 10 राज्यों की कुल जो है 37 सीटों पर इस बार आयोजित किए गए थे। और वो 10 राज्य कौन कौन से हैं, जिसमें महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, ओडिशा है, असम है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश शामिल है। इसको थोड़ा मैप पे देखोगे तो याद रहेगा कि एक तो 2 तो विधानसभा वाले सेम ही हैं, असम और तमिलनाडु। और वेस्ट बंगाल, यहाँ तो विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं, तो 3 तो ये है। उसके बाद में ये जो बीच वाले चारों उठा लो, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, उड़ीसा। उसके बाद में एक ये जो है बिहार। उसके बाद में 2 ऊपर है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। तो यहाँ पर है इन 10 राज्यों में चुनाव है हो रहे हैं। आरपीसी किसी दिन ये पूछ सकती है कि हाल ही में कौन से राज्यों में जो है राज्यसभा के चुनाव संपन्न में कौन सा युग्म जो है असुमेलित हैं या सुमेलित हैं, तो ये याद करना जो है ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ जो है 37 सीटों पर चुनाव है और इन 37 सीटों में से 26 सीटें जो हैं वो निर्विरोध चुन ली गई है। उसमें 13 तो जो हैं वो एनडीए की हैं और 13 जो हैं वो इंडिया गठबंधन की हैं। यहाँ पर जो अदर विपक्षी दल हैं वो
पर 13 जो है वो इंडिया की। अब 26 है, ये 13 चले गए तो पीछे बच गए 11। इस 11 में से 9 और 2, 9 जो हैं इस पर तो इंडिया ने जीत हासिल किया है। तो इस प्रकार है टोटल इसमें यदि इंडिया की देखेंगे तो ये 13 और 9 जो हैं वो कितनी हो गई 22। हाँ, 22 सीटों पर जो है इंडिया के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। तो ये 37 में से 26 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन जो है निर्विरोध हुआ है। इसमें एनडीए और विपक्षी गठबंधनों के बीच 13-13 के अनुपात में बराबर रही। और 11 सीटों के लिए जो है 16 मार्च को मतदान हुआ। और जहाँ भी एनडीए ने अपना दबदबा दिखाते हुए 9 सीटें, यानी जो पीछे 11 बच गई थी, 11 को भी 9 और 2 में बांट दिया। इस प्रकार राज्यसभा चुनाव 2026 में 37 में से जो है एनडीए ने जो है टोटल कितनी 22 सीटें, 13 निर्विरोध और 9 मतदान से जीतकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। और विपक्ष के खाते में 15 सीटें आई है। ये अलग अलग हैं कि एनडीए ने महाराष्ट्र से इतनी जीती, बिहार से इतनी जीती, ये याद नहीं रखना। बिहार के अंदर 5 सीटों पर चुनाव हुआ था और 5 की 5 जो हैं वो एनडीए गठबंधन जो है वो जीतता है। इसमें जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो अब राज्यसभा में चले गए हैं और वहाँ पर जो है सम्राट चौधरी जो हैं वो नए मुख्यमंत्री भी नियुक्त कर दिए गए हैं। और इसके अलावा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, ये भी जो है बिहार से राज्यसभा चुने गए हैं। राज्यसभा में एनडीए के अंदर वर्तमान स्थिति की बात करें तो अभी जो है 22 सीटें जीतने के बाद में इनकी संख्या जो है पहले 135 थी, जो बढ़कर कितनी हो गई हैं 141 हो गई हैं। तो राज्यसभा के अंदर मैक्सिमम सीटें जो हैं 250 हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में 245 सीटों का प्रावधान है। और उसे 245 में से 12 तो मनोनीत होते हैं और 233 होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। तो अब जो है इस में एनडीए के पास 141 सीटें हैं। भाजपा एनडीए का सबसे बड़ा दल जो है बीजेपी है और इस बीजेपी के पास में जो है वो संख्या कितनी हो गई है अब 101 हो गई है। तो टोटल एनडीए के पास में है 141, उसमें से बीजेपी के पास भी और है 101 और जो 12 सदस्य जो मनोनीत सदस्य हैं उनमें से 5 भाजपा में शामिल हो जाने से उस सदन में अब जो है भाजपा के सांसदों की संख्या कितनी हो गई है 106। राज्यसभा में इंडिया गठबंधन की स्थिति की बात करें तो इंडिया गठबंधन की ताकत जो है नए चुनाव के बाद में कुछ जो है कम हो गई है और अब वो 62 से घट करके अब जो है 58 सीटें हैं इंडिया गठबंधन के पास में। और इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा विपक्षी दल जो है वो कांग्रेस है और कांग्रेस के पास में 29 सीटें हैं। विपक्ष की दूरी बनी हुई है और उसके पास नेता प्रतिपक्ष का पद बरकरार है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के लिए आपको जो है 10% सीटें चाहिए होती हैं। तो 245 का अगर 10% निकालेंगे तो 24.5 यानी लगभग 25 सीटें चाहिए, जबकि कांग्रेस के पास में इससे 4 सीटें यानी 29 सीटें हैं। इसलिए कांग्रेस के जो है विपक्ष के नेता यहाँ पर बैठते हैं। ये दूसरी बात हो गई। अगली प्रमुख न्यूज़ है कि भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सरकार प्रमुख जो है नरेंद्र मोदी बन गए। सरकार प्रमुख का यहाँ पर मतलब यह है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के कार्यकाल को जोड़ा जाए तो जो है सबसे लंबे समय तक के लीडर बन गए। केवल प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल जो है वो अभी भी तीसरे नंबर पर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार प्रमुख का नया कीर्तिमान जो है स्थापित किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में कुल मिलाकर इन दोनों को मिला करके कुल जो है 8,931 दिन पूरे कर लिए। इसमें वो एक तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे जो 2001 से 2014 तक, और प्रधानमंत्री जो हैं वो 2014 से अब तक हैं ही। तो गुजरात मुख्यमंत्री के रूप में उनके जो हैं 4,613 दिन थे और अभी जो है 4,318 दिन इन्होंने पूरे कर लिए हैं। तो पूरे कर लिए हैं सबसे लंबा है, मतलब इन्होंने किसी का रिकॉर्ड तोड़ा होगा तो जी हाँ, इन्होंने जो है सिक्किम के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं पवन कुमार चामलिंग, उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है।
उनके सिक्किम के मुख्यमंत्री के तौर पर 1994 से लेकर 2019 तक का रिकॉर्ड था 8,930 दिनों का, और इन्होंने ये जो रिकॉर्ड है 8,931 दिनों का कर दिया है। तो इनको जो है पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के सीएम। भारत में किसी भी सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख बनने का गौरव हासिल है जो है वो अभी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अन्य कौन कौन से रिकॉर्ड हैं? तो प्रधानमंत्री के रूप में अगर यदि उसको स्थान, तो नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। ये लगातार दूसरे हैं, वैसे ये जो हैं तीसरे हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो 16 साल और 286 दिन जो हैं वो लगातार पीएम रहे थे। और उसके बाद में पीएम का ऑल ओवर टेन्योर की बात करें तो इंदिरा जो हैं उनका जो है वो दूसरे नंबर पर आता है, और थर्ड नंबर पर जो है पीएम मोदी का आता है। लगातार कार्यकाल के मामले में नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ा था, और अब वह नेहरू के बाद दूसरे स्थान पर हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल के मामले में वह जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद अब भी जो हैं वो तीसरे स्थान पर हैं। तो पहले नंबर पर कौन है? जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद में इंदिरा गांधी, और तीसरे स्थान पर जो हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी। ये पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 2 जो हैं पूर्ण कार्यकाल पूरे किए। आज़ादी के बाद पैदा होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, यानी आज तक जितने भी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं उन सब में ऐसा कोई प्रधानमंत्री जिसका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है तो वो एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वह गुजरात के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और वर्ष 2026 की शुरुआत में उन्होंने इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार किया था, जिससे वह इस प्लेटफॉर्म पर दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता भी बन गए। भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का व्यक्तिगत रिकॉर्ड अभी भी पवन कुमार चामलिंग के पास ही हैं, 24 वर्ष। ये सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की बात करें तो सबसे लंबे समय तक सीएम, ओनली सीएम की बात करें तो वो अभी भी जो है पवन के चामलिंग ही हैं।